Good morning to all of you. Now, today we will study the next topic of unit first, second chapter. In that you can see, देखिए आज सबसे पहले हम स्टडी करेंगे 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन जो होता है वो आपके पास 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। 1 फर्मी जो है वो 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। और 1 वार्म जो है वो 10⁻28 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये जो कुछ मैंने आपको स्मॉलर यूनिट्स बताई हैं, इसका यूज़ करते हैं हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जब कभी भी हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना हो तो ये वैल्यू पुट करके हम उसको चेंज कर पाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आ रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कभी भी आप लोगों को यदि लेंथ मेज़र करनी होती है, एज़ यूजुअल आप क्या काम करते हैं, किसी रूम की लेंथ को मेज़र करना है तो आप मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो अभी देखिए इससे कम यदि आपने किसी डेप्थ जो बीकर है उसकी डेप्थ को मेज़र करना है तो आप वर्नर कैलिपर का यूज़ करते हैं। ये वर्नर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप लैब में, जब फिजिक्स लैब में जाएंगे वहाँ पे उसको देख पाएंगे, और उसको यूज़ कैसे करते हैं उसको भी आप देख पाएंगे। इसी तरह से स्क्रू गोज होता है, वो आपने किसी चीज़ का डायामीटर यदि मेज़र करना है तो स्क्रू गोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्फेरोमीटर जो होते हैं, स्फेरोमीटर का यदि आपने यूज़ करना है तो वो कनकेव या कन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करने के काम आता है। द मिनिमम डिस्टेंस और लेंथ मेजर्ड बाय दीज इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। ये जो ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी जो मिनिमम यूनिट होती है उसको क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट बोलते हैं उस डिवाइस का। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है द लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर रोड इज 1 mm। जो लीस्ट काउंट होता है मीटर रोड का वो 1 mm होता है। इसको हम चेंज कर पाते हैं 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के, और इसको फिर चेंज कर देते हैं 10⁻³ मीटर के। सो ए मीटर रोड कैन मेजर ए लेंथ अप टू, जो मीटर रोड है वो मेजर कर पाती है लेंथ कहाँ तक, 10⁻³ के और 1/1000 पार्ट ऑफ ए मीटर। यदि मीटर के 1000 पार्ट को की बात करें तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो बात आती है मेरे पास, वो बात आती है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नर कैलिपर। देखो वर्नर कैलिपर मैंने पहले बताया है कि आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लैब में यूज़ किया जाता है। उसके थ्रू आप क्या काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के मतलब काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू तक लेंथ को मेज़र कर सकते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट की। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, और इसको लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर के और 10⁻⁴ मीटर के। So a Werner caliper can measure a length up to the accuracy of 10⁻⁴ और 1/10,000 पार्ट ऑफ ए मीटर। तो जो आपके पास है इसकी जो लेंथ है वो कहाँ तक एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं, वो 10⁻⁴ तक मेजर कर पाते हैं, और वो 1/10,000 पार्ट होता है मीटर का। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि 1 मीटर लेंथ क्या होती है, सॉरी लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट का तरीका मैं बता देता हूँ फाइंड आउट करने का। जैसे आपके पास ये मीटर स्केल है, यहाँ पे मार्किंग है 0 से लेकर 1, और यहाँ पे मार्किंग है आपके पास 2। तो यहाँ पे आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनके बीच में जो टोटल डिवीज़न आया वो है 10, और 10 डिवीज़न आपके पास आ गए तो ये आपके पास आता है 1/10, और ये आपको आ सकता है 0.1। या तो इसको बोल देते हैं मीटर, या इसको बोल देते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आती है, इसकी लिस्ट काउंट होता है। किसी चीज़ का जो लिस्ट काउंट होता है ये होता है आपके पास। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास बात आ गई। तो देखिए मैंने बोला कि जो लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नर कैलिपर होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, या इसको 10⁻² सेंटीमीटर बोलते हैं, या 10⁻⁴ मीटर बोलते हैं। सो ए वर्नर कैलिपर कैन मेजर ए लेंथ अप टू द एक्यूरेसी ऑफ, इसी कारण जो आपके पास जो वर्नर कैलिपर है वो 10⁻⁴ तक
और 1/10,000 पार्ट ऑफ मीटर तक अपनी एक्यूरेसी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकता है। देखिए नेक्स्ट बात आपके पास आती है लीस्ट काउंट की। जब आपके पास नेक्स्ट बात आती है लीस्ट काउंट की, तो यहाँ पे ये बोला गया है लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गोज, जो लीस्ट काउंट ऑफ होता है स्क्रू गोज का और स्फेरोमीटर का, वो आपके पास होता है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके पास स्फेरोमीटर होता है, स्फेरोमीटर किस लिए यूज़ में लाया जाता है, स्फेरोमीटर यूज़ में लाया जाता है आपके पास किसी भी चीज़, जो कनकेव मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करने के काम में लाया जाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने लाइट चैप्टर में पता पड़ा है 10th में कि क्या होता है, ठीक है। तो 0.01 सेंटीमीटर उस फेरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, जिसको आप बोल सकते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर और 10⁻5 मीटर। इसी के कारण जो है वो स्क्रू को जो है स्क्रू गोज और स्फेरोमीटर जो है वो लेंथ को मेज़र कर पाता है 10⁻5 को और 1/100000 पार्ट ऑफ ए मीटर को, ठीक है। आगे ये बोला गया व्हाट टू मेज़र वेरी लार्ज डिस्टेंस, यदि आपने इससे भी ज़्यादा कोई डिस्टेंस मेज़र करना है, ठीक है, तो यहाँ पे या वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेज़र करना है तो डिस्टेंस तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस यदि आपने मेज़र करना है तो उसके लिए हमारे पास जो होते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ में लाए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने किसी हाइट, मतलब जो टावर है उसकी क्या करना, आपने उस हाइट की सॉरी उस टावर की हाइट को मेज़र करना है, और वो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो एसेसेबल ऑब्जेक्ट है। तो जो एसेसेबल ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को आपने क्या काम करना है, मेज़र करना है। तो उसको कैसे मेज़र कर पाएंगे, उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए मान लिया कि आपके पास क्या है, ये आ गया आपके पास, ये एक आ गई राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपके पास टावर आ गया, ये इसका बेस आ गया, ये AC इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, और ये इसकी हाइट होगी टावर की। अब मान लिया, और ये एंगल आपके उसने जो बनाया वो अल्फ़ा बनाया। यदि आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है tan ऑफ अल्फ़ा यदि फाइंड आउट करना है तो पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला लगाएंगे और आपको ऐसा आएगा H/L के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या काम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास अभी थोड़ी सी इसके बारे में फिजिक्स भी लिखनी होती है, तो फिजिक्स में आप ये लिखेंगे, आपके पास ये डायग्राम दिखाई दे रही है, इस डायग्राम में AB इसकी हाइट है, AC इसकी लेंथ है, अल्फ़ा एक एंगल है। तो आप बोलेंगे कि आपने एक टावर कंसिडर किया जिसकी हाइट H है और अल्फ़ा उसके बीच में एक एंगल है एलिवेशन का पॉइंट C पे, और उसको हम या तो मेज़र कर सकते हैं रेंज फाइंडर की हेल्प से, या तो उसको मेज़र कर सकते हैं सेक्सटेंट की हेल्प से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले बता दिया कि आप किसका यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद के फार्मूले का। तो उसके थ्रू आपके पास ये जो आएगा, आपके पास आएगा ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC आपके पास देयरफॉर हो जाएगी H/L, और H/L किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फ़ा के, ठीक है। तो आपके पास H/L tan अल्फ़ा के बराबर होगा, तो H किसके बराबर हो जाएगा, L इंटू tan अल्फ़ा के, H होगा L इंटू tan अल्फ़ा के, ठीक है। आगे बात आती है मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ ए इनएसेसिबल टावर। आपके पास अभी कोई ऐसा टावर है वो इनएसेसिबल, मतलब जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो उस टावर की हाइट को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिखी है कि इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ये बताया गया कि ऐसा ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे वो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बात कर देता हूँ ट्री की, किसी ट्री की आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, या तो किसी बिल्डिंग की, या किसी अदर साइड ऑफ रिवर और माउंटेन की, ठीक है। तो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट होंगे वो इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट होंगे। अब इसको कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। उस डायग्राम में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बताऊंगा मैं कैसे क्या करेंगे। आपने क्या काम किया कि आपके पास से आपने एक डायग्राम बनाया, और ये इसकी डायग्राम की ये पोजीशन आ गई, ठीक है। ये इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है, ट्री है या माउंटेन है, इसकी यहाँ से यहाँ जो हाइट है वो H कंसिडर की, यहाँ से यहाँ आपने L कंसिडर की, ठीक है।
देखिए एक तो डायरेक्ट मेथड है आपके पास है, इसको यहाँ पे सेक्सटेंट रखेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्सटेंट जिसको आप यहाँ पे रखेंगे, उसके ऊपर स्केल मार्क होती है, उसमें एक आपके पास क्या लगा होता है, टेलीस्कोप लगी होती है, उस टेलीस्कोप के थ्रू आपके काम करेंगे, इसकी इसकी इमेज को देखेंगे, जहाँ पे आपको ये इसकी इमेज दिखाई देगी वहाँ पे एक स्केल लगी होती है सेक्सटेंट के ऊपर, वहाँ से उसका एक एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, वो लेटेस्ट सपोज आपके पास अल्फा आ गया। फिर आप एक काम करेंगे, उस सेक्सटेंट को यहाँ से उठाएंगे, कुछ डिस्टेंस 1 मीटर या 2 मीटर जो भी डिस्टेंस है वो आप अपने अंदाजन मेज़र करेंगे, फिर उस सब सेक्सटेंट को यहाँ पे रख देंगे, तो ये डिस्टेंस आपने मान लिया डी। फिर वैसे ही काम करेंगे, इसकी टॉप की इमेज को देखेंगे, और वो जो इसकी टॉप की इमेज आपको जहाँ पे दिखाई देगी वहाँ से आप क्या काम करेंगे, उसकी इमेज को देख पाएंगे, ठीक है, उसकी इमेज को देख पाएंगे, और जहाँ पे उसकी इमेज बन रही होगी वो वहाँ से क्या ले लेंगे, उसकी रीडिंग लेंगे, और ये उसका एंगल आ गया, और ये क्या क्या यहाँ उसका बीटा, उस एक्सटेंट पे आप मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो एक आपके पास ये एल हो गया, ये डी हो गया, और ये क्या हो गया, एच हो गया। फिर आपके पास ये आता है ए, और ये आपके पास क्या आता है, बी। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, यदि आपने इसको मेज़र करना है, ट्राइंगल आपने ली है ए बी सी, जब आपने ट्राइंगल ए बी सी ली है तो यहाँ से आप कोट ऑफ क्या निकालेंगे, अल्फ़ा, तो वो होगा एल अपॉन एच। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, कोट ऑफ बीटा, और वो होगा एल प्लस डी अपॉन एच, ठीक है। तो आपके पास ये आया सेकेंड पॉइंट, और जब इन दोनों को क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, तो आपके पास कोट बीटा किस, कोट बीटा माइनस कोट ऑफ अल्फ़ा, और ये आएगा एल प्लस डी अपॉन एच माइनस एल अपॉन एच। तो यहाँ से एल अपॉन एच कट जाएगा, तो आएगा डी अपॉन एच। तो कैसे होगा, कोट ऑफ बीटा माइनस कोट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू डी अपॉन एच। तो यहाँ से आप ये काम करेंगे, इसको मेज़र कर पाएंगे, ठीक है जी। तो देखिए अभी यही आपके पास जो है स्टेटमेंट लिखी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, मैंने बताया भी आपको, आपके पास आ गया ए बी सी डी, ए बी इसकी क्या हुई, हाइट हो गई, ए सी इसकी लेंथ होगी, सी डी क्या होगी, इसकी दूसरा डिस्टेंस हो गया, अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है, जिसकी हाइट h है, अल्फ़ा बीटा के आगे इसके एंगल आगे एलिवेशन के, और ये पॉइंट C और D पे मेज़र कर रहे हैं, जैसे डायग्राम में बताया मैंने, और इसको आप क्या काम करेंगे, मेज़र करेंगे, तो ट्राइंगल आपके पास आएगी ए सी बी। तो ट्राइंगल ए सी बी होगी वो कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू एल अपॉन एच होगी, इक्वेशन 1 आएगी। इसी तरह से आप ट्राइंगल क्या निकालोगे, ए डी बी निकालोगे, तो ए डी बी कोट बीटा होगी, और कोट बीटा हो गया एल प्लस डी अपॉन एच, दूसरी इक्वेशन होगी। इन दोनों को क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोट बीटा माइनस कोट अल्फा करेंगे, तो कोट बीटा माइनस कोट अल्फा आपके पास होगा एल प्लस डी अपॉन एच माइनस एल अपॉन एच। तो कोट बीटा माइनस कोट अल्फा होगा, यहाँ से एल अपॉन एच कट गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आई, डी अपॉन एच ही आपके पास वैल्यू आई है, ठीक है जी। तो देख लीजिए, ये आपको पता चल गया होगा कि कोट बीटा माइनस कोट अल्फा कितना हो गया, डी अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास कोट बीटा, ये आया कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, ये हो गया डी अपॉन एच। अभी आपने यहाँ से एच निकालना है, तो एच हो जाएगा डी अपॉन कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। तो ये डायग्राम आपके पास, जैसे मैंने बताया कि सेक्सटेंट का यूज़ करेंगे, और सेक्सटेंट का आप यूज़ करके अल्फा और बीटा निकालेंगे, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, और इस इनएसेसिबल जो आपके पास टावर या ट्री या माउंटेन था उसकी क्या करेंगे, हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो आती है मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ द मून। अभी मान लिया कि आपने क्या काम करना है, मून का डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या काम किया, आपने एक डायग्राम ड्रॉ किया, उस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपने उसका डायमीटर डी मान लिया, और ये अर्थ के साथ जो एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है, दोनों उसके ऑपोजिट एंड पे लिखा है, अपोजिट एंड ए एंड बी पे ऑफ मून, और किस पॉइंट पे, ई पे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इफ स्मॉल आर क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ मून हो गया कहाँ से, अर्थ का, तो थीटा किसके बराबर होता है, आर का अपॉन रेडियस का। तो आर का आपके पास आती है डी, और रेडियस आपके पास आता है आर। तो वेयर डी क्या हुआ, डी हुआ डायमीटर ऑफ द मून, डी डायमीटर ऑफ मून होता है, तो डी स्मॉल डी हो जाता है
आर इंटू थीटा, जो डी स्मॉल डी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, हैंस डायमीटर ऑफ मून कैन बी कैलकुलेटेड ओनली बाय मेजरिंग द एंगल थीटा। तो जो डायमीटर है मून का, उसको क्या कर सकते हैं हम, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का एंगल जो होता है वो थीटा होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस एंगल को मेजर कर सकते हैं। देखिए पैरेलक्स मेथड की बात कर रहा हूँ। देखो पैरेलक्स मेथड को स्टडी करने का बड़ा ही सही तरीका है। आपने एक पेन ले लिया और उसको अपनी आईज के सामने रखा, आपने अपनी राइट आई को क्लोज किया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने लेफ्ट आई को क्लोज किया, फिर आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी जो पोजीशन है उसमें, जो पेन की और मतलब आपकी जो आइज़ की पोजीशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वहाँ पे रिलेटिव शिफ्ट होगा पोजीशन में, ठीक है। तो बैकग्राउंड के साथ तो उसको क्या बोलेंगे, उसका पैरेलक्स बोलेंगे। तो पैरेलक्स क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट आई के बीच में आपके पास क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसको क्या बोल देते हैं, पैरेलक्स बोल देते हैं। और अभी पैरालिटिक और पैरेलक्स एंगल क्या होता है, तो बोलते हैं कि जो एंगल बनाया जाता है, जो एंगल बनाया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, बेसिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैटिक एंगल बोलते हैं। और इसको निकालने का फार्मूला है, पैरेलैटिक एंगल जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस को आपने डिवाइड किया तो थीटा आपके पास हो गया बी अपॉन एस, तो एस आपने निकाला तो बी अपॉन क्या हो गया, थीटा, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है कि आपने क्या काम करना है, पैरेलक्स मेथड से स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार आपके पास क्या एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका आपने क्या काम करना है, उसका आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपने क्या काम किया, इसके लिए आपने काम ये किया कि आपके पास ये डायग्राम होगी, ठीक है। ये डायग्राम आपके पास जहाँ पे यहाँ पे ये स्टार हैं और यहाँ पे ये स्टार हैं, और स्टार के बाद आपके पास यहाँ पे φ1 एंगल, दूसरा φ2 एंगल है, एक तरफ φ1 एंगल दूसरी तरफ φ2 एंगल है, और ठीक है, और E1 और E2 दो उसकी क्या पोजीशन आ गई, ठीक है। बाकी तो आप इसी के बारे में लिख ही पाएंगे डायग्राम यदि आपने ड्रॉ किया होगा, ठीक है। तो इस बड़ी सिंपल सी बात है, जो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो आप लिख देंगे उसके बारे में, और बाकी आप क्या करेंगे, एज शोन इन द फिगर लिख देंगे, ठीक है। पता चल रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना है, कोई डाउट लगेगा तो आप इसके बारे में जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखेंगे लेकिन सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एंगल आपने ले लिया, एंगल E1O और E2, एंगल आपके पास E1O और E2 आपके पास आ गया है, ये एंगल φ1, दूसरा एंगल हो गया φ2, φ1 प्लस φ2 किसके बराबर होता है, थीटा के। तो आपको पता है कि वी नो दैट, आपको पता है कि जो पैरेलैटिक एंगल होते हैं पिछले केस में मैंने बताया वो होता है एस इज इक्वल टू वी अपॉन थीटा। तो एस इज इक्वल टू वी ऐसे रहेगा, थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी φ1 प्लस φ2, और उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रिफ्लेक्शन मेथड और इको मेथड। अभी रिफ्लेक्शन मेथड और इको मेथड क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि देखिए लाइट जब आपके फेस के ऊपर गिरती है, ये दीवार के ऊपर गिरती है, टॉर्च की लाइट तो वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। उसी तरह से आपके पास जो होती है साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट करती है किसी चीज़ से टकरा के, तो उसको क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन। और अब देखिए इको की बात करेंगे, इको का मीनिंग क्या हुआ कि व्हेन, जब कभी भी आप क्या काम करते हैं किसी माउंटेन या हिल या कोई ऐसा, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल होता है जिसके आगे आप खड़े होकर यदि क्लैप करते हैं, तो क्लैप करने के थोड़ी देर के बाद वहाँ पे क्या आती है, साउंड की आवाज़ आती है, और वो साउंड क्या करती है, बार बार क्या करती है, रिपीट करती है। जब आपके पास बार बार वो कोई चीज़ रिपीट करती है तो उसको क्या बोल देते हैं, इको। बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास इको की मैं बात करूं, या किसी ने भी कोई नया बिल्डिंग बनाई होती है, घर बनाया होता है, मकान बनाया होता है, तो उसके अंदर भी यदि आप क्लैपिंग करोगे तो आपको क्या करेगा, वो आपके पास जो होगा वो आपको उसकी साउंड जो होगी वो सुनाई देगी। लेकिन इसके लिए जो एक दो तीन कंडीशंस हैं, उसमें एक कंडीशन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो डिस्टेंस होता है आपके पास ऑब्स्टेकल का,
जो ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस होता है, जो आपके पास ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस होता है वो आपके पास से जो ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस होता है और जो वो तो जो सोर्स है और उसका ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस वो 17 मीटर होता है। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 17 मीटर होता है। अभी यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपने वी हियर द साउंड ऑफ ए क्लैपिंग, आपने जो है क्लैप किया, आपने जब क्लैप किया किसी चीज़ को, आफ्टर ए फ्यू सेकंड के बाद आपको क्या होगी, उस साउंड की क्या सुनाई देगी, रिफ्लेक्शन सुनाई देगी। और इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। मतलब आपने किसी चीज़ को क्लैप किया और उसका जो डिस्टेंस है सोर्स और जो मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो 17 मीटर होगा तभी इको आप लोगों को सुनाई देगी। और वो किसके कारण होगी, जब आप किसी चीज़ को क्लैप करते हैं तो क्लैप करने के बाद वहाँ पे आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है बार बार, उसको क्या बोल देते हैं, इको, जो कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो रेपिटेशन ऑफ जो साउंड होता है क्यों होती है वहाँ पे, क्योंकि बार बार वहाँ क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड होती है, उसी को क्या बोल देते हैं आप, इको बोलते हैं। देखिए आगे मैं बात करता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ मैट्रिक्स शीट। आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ मैट्रिक्स शीट की हम बात करते हैं तो आपके पास क्या आ गया है, एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब आपने एक ले लिया, कोई कार्डबोर्ड ले लिया और वो भी शीट का, मतलब रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर आपने मेटल शीट की क्या कर दी, एक मेटल शीट ले ली और वहाँ से आपने जो थी वो साउंड वेव्स सेंड की, तो वो उसके एक सरफेस से टकराएंगी फिर वापस आ जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी सिग्नल की। तो एक तरफ से इंसिडेंट सिग्नल जा रहे थे, दूसरी तरफ क्या हो रही थी, वहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन हो रही थी। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं। अभी उसने टोटल टाइम यहाँ पे बोला गया है कि आपने क्या किया, मैट्रिक्स शीट कंसिडर की जिसकी थिकनेस डी है और आपके पास आपने सिग्नल को सेंड कर दिए शीट के थ्रू, जो आपके पास सिग्नल है वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा बाउंड्री ऑफ शीट से, और वहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होगी, इको की। जब इको की प्रोडक्शन होगी तो T/2 किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस डी। तो T/2 क्या होगा, जो टाइम लिया जाएगा सिग्नल के द्वारा जब वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो बी क्या होगी यहाँ पे, स्पीड ऑफ सिग्नल होगा। तो देखिए आपको पता है कि जो डी होता है वो किसके बराबर होता है, वो होगा B/T/2 के बराबर होगा। जो बी होगा वो डी होगा वो B/T/2 होगा। टाइम हमने यहाँ पे हाफ क्यों लिया, क्योंकि एक बार आपके पास वो जाएगा दूसरी बार वो वहाँ से आएगा, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम होगा वो T/2 हो जाएगा। इसी तरह से हमने बात की। तो अभी आप क्या काम करोगे, टी यदि आपने फाइंड आउट करना है तो जब आप टी को फाइंड आउट करना चाहोगे तो आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2D/B होगा। और यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है वो क्या करेगी, थिकनेस को फाइंड आउट कर पाएगी शीट की, उस चीज़ को कैलकुलेट भी कर पाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आगे डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ मैटर ऑफ ए शीट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मैं जल्दी से उसकी क्या कर पाऊँ, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और उसको क्या जल्दी से जल्दी नई नई वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग जो हैं वो जो भी आपके पास मेरे पास जो नॉलेज है वो उसको आप तक इम्पार्ट कर पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।